हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज मैं आपको सरल प्रतिगमन के बारे में बताऊंगा। हमने सहसंबंध पढ़ा है और सहसंबंध के आधार पर हम ये जानते हैं कि दो चरों के बीच में संबंध होता है और उन संबंधों के आधार पर जो है हम ये भी कह सकते हैं कि एक चर के किसी निश्चित मान पर दूसरा चर उसके अनुरूप निर्धारित होता है। यानी एक चर का मान जो है वो दूसरे चर के मान को निर्धारित करता है। यहाँ आप ये समझिए कि प्रतीप गमन का मतलब क्या होता है। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा और गमन का मतलब होता है जाना, यानी उल्टा जाना या वापस लौटना। यहाँ प्रतीप गमन का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया है। वैसे इसका मतलब क्या है, आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर दो चर परस्पर सहसंबंधित हों और एक चर का परिवर्तन दूसरे चर को प्रभावित करता हो, तो उन चरों के बीच संबंध के आधार पर एक ऐसी निश्चित प्रवृत्ति हमें मिलती है जो हमें यह बताती है कि आश्रित चर सदैव औसत की ओर लौटता है। यानी यदि आश्रित चर किसी समय विशेष में बढ़ जाए या बहुत अधिक हो तो वो औसत की ओर या नीचे की ओर चलता है। यदि किसी समय विशेष में वो बहुत कम हो तो वो भी वापस औसत की ओर यानी ऊपर की ओर चलता है। तो औसत चरण की ओर वापस लौटने की यह प्रवृत्ति जो है, इसी प्रवृत्ति के आधार पर हम इसे प्रतीपगमन कहते हैं। इस प्रतीपगमन के बारे में जो है सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था। और सर फ्रांसिस गाल्टन ने एक स्टडी की थी। उस स्टडी में ये बताया था कि जो है लंबे पिताओं और जो है ठिगने पिताओं के बीच उन्होंने एक सर्वे किया था और उन्होंने ये पाया था कि लंबे पिताओं के पुत्रों की औसत ऊंचाई अपने पिता के जो है औसत ऊंचाई से कम होती है। इसी तरह से ठिगने पिताओं की औसत के पुत्रों की औसत ऊंचाई जो है वो अपने पिताओं की औसत ऊंचाई से ज़्यादा होती है। यानी जो है वो जो ऊंचाई या हाइट की यह प्रवृत्ति जो है वो औसत की ओर वापस लौटती है। तो दरअसल में उन्होंने अपने सर्वे में कुछ लंबे पिता लिए और उन लंबे पिताओं के पुत्र भी लिए और उनकी हाइट जो है वो उसने चेक की। इसी तरह से कुछ ठिगने पिता लिए और उन ठिगने पिताओं के पुत्र भी लिए और उनकी हाइट को भी जो है वो चेक किया और उनको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो कंक्लूजन मिला। और वो इंटरेस्टिंग कंक्लूजन यह था कि लंबे पिताओं के पुत्र उतने लंबे नहीं थे जितने कि उनके पिता लंबे थे, और ठिगने पिताओं के पुत्र उतने ठिगने नहीं थे जितने कि उनके पिता ठिगने थे। इसी आधार पर जो है वो यह लेख जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ और प्रतिगमन अवधारणा का जन्म हुआ। प्रतिगमन अवधारणा की जो है व्यवहारिक जगत में, व्यावसायिक जगत में बहुत अधिक उपयोगिता है और विभिन्न प्रबंध अधिकारी और व्यापारी आदि व्यवसाय नियंत्रण के उपकरण के रूप में प्रतिगमन को इस्तेमाल करते हैं। और इस विधि के द्वारा व्यवसायियों के लिए अपना व्यावसायिक निर्णय लेना सरल हो जाता है और प्रबंध अधिकारी या सरकारी अधिकारी जो है अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। सहसंबंध में हम केवल जो है दो या दो से ज़्यादा चरों के बीच में संबंध की बात करते हैं, जबकि यहाँ जो है प्रतिगमन में हम एक चर के औसत मूल्यों के आधार पर आश्रित चर के औसत मूल्यों का अनुमान निकालते हैं। तो संबंध की मात्रा और प्रकृति जो है वो सहसंबंध बताता है, लेकिन प्रतिगमन जो है वो जो है आश्रित चर के औसत अनुमानों को बताता है। सहसंबंध केवल कारण परिणाम का संबंध बताता है, जबकि जो है प्रतिगमन जो है वो चर के निर्धारण के बारे में बताता है। तो ये आप सहसंबंध और प्रतिगमन में अंतर के रूप में कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रेखीय प्रतिगमन और गैर रेखीय प्रतिगमन के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। रेखीय प्रतिगमन का मतलब है कि चर x और चर y के बीच में इस प्रकार का संबंध हो
कि हम उन्हें किसी ग्राफ पर अंकित करें तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो, तो ये रेखीय प्रतिपूर्ण कहलाएगा। और यदि चर x और y के बीच में संबंध की रेखा अगर हम ग्राफ पर अंकित करें और अगर वो सीधी सरल रेखा ना आए तो वो गैर रेखीय प्रतिपूर्ण कहलाएगा। ये तो ग्राफ पर अंकित करने पर जो है पता चलता है, लेकिन मैं आपको इस तरह से एक और तरीके से बताता हूँ। डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, डेल्टा x बटा डेल्टा y, यानी x का परिवर्तन बटा y का परिवर्तन। याद रखिए, बटा में हमेशा कारण आता है, यानी जिसके कारण परिवर्तन होता है वो बटा में आता है, और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऊपर आता है। तो अगर मैंने डेल्टा x बटा डेल्टा y बोला है, इसका मतलब x निर्भर कर रहा है और y उसको प्रभावित कर रहा है, यानी y कारण है, यानी x का y पर, यानी x निर्भर करता है किस पर, y पर। तो जब डेल्टा x बटा डेल्टा y कांस्टेंट हो, यानी x में परिवर्तन y में परिवर्तन के कारण इसका जो अनुपात है वो कांस्टेंट हो, तो वो रेखीय प्रतिपूर्ण कहलाता है। और यदि डेल्टा x बटा डेल्टा y बार बार बदले तो वो गैर रेखीय प्रतिपूर्ण कहलाता है। अगर आप इसको उल्टा कर दें, यानी डेल्टा y बटा डेल्टा x कर दें, तो डेल्टा y बटा डेल्टा x करने का मतलब सिर्फ इतना सा होगा कि अब हमारा y जो है वो आश्रित है और कारण जो है वो x है, यानी x में परिवर्तन पहले होगा और x में परिवर्तन के कारण y में परिवर्तन होगा। तो अब मैं आपको डेल्टा y बटा डेल्टा x से ये कह सकता हूँ कि यदि डेल्टा y बटा डेल्टा x कांस्टेंट है तो वो रेखीय प्रतिपूर्ण कहलाएगा, और अगर डेल्टा y बटा डेल्टा x बार बार चेंज होता है तो वो गैर रेखीय प्रतिपूर्ण कहलाएगा। एक और बात भी जो है कई बार पूछी जाती है कि प्रतिपूर्ण रेखाएं दो क्यों होती है। प्रतिपूर्ण रेखाएं दो इसलिए होती हैं कि अगर हमारे पास एक वक्त में दो ही चर हैं x और y, एक आश्रित और एक दूसरा स्वतंत्र है, तो एक रेखा x के वो बेस्ट वैल्यूज़ बताएगी, x के वो सर्वोत्तम मूल्य बताएगी जो y के आधार पर निकाले जाते हैं। तो इसलिए एक रेखा x की y पर रेखा जो है होगी। दूसरी जो रेखा है वो y के वो बेस्ट वैल्यू बताएगी जो x के औसत मूल्यों के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो दूसरी रेखा जो है वो y की x पर प्रतिपूर्ण रेखा कहलाएगी। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जैसे x की y पर प्रतिपूर्ण रेखा, तो ये हमें x के बेस्ट वैल्यूज़ बता रही है, x की बेस्ट वैल्यूज़ बता रही है। y के मूल्य जो है वो दोनों तरफ बिंदुओं के रूप में आपको बताए हैं, यानी y कभी ज़्यादा है और कभी कम है, तो उसके अनुरूप औसत के बीच में इनके ये जो लाइन जो है वो इनके औसत के बीच में से गुजर रही है। यानी हमारा वास्तविक x जो है वो इस रेखा से आगे या पीछे हो सकता है। जैसे जैसे 14.1 a जो डायग्राम है, केवल आप इसको देखिए, जो सीधी सरल रेखा है इसके दोनों तरफ जो है वो बिंदु बनाए हुए हैं। ये दरअसल हमें ये बताते हैं कि y के निश्चित मानों पर जो है x के y के निश्चित मानों पर x का मान जो है वो कभी इस लाइन से आगे है और कभी इस लाइन के पीछे है। यानी अगर आप जो है अगर आप x की y पर प्रतिपूर्ण रेखा का निर्माण कर रहे हैं तो ये डेविएशन अगर आप निकालें तो कभी डेविएशन प्लस में आएगा, कभी डेविएशन माइनस में आएगा, और अगर आप इनको जोड़ेंगे तो इनका डेविएशन जो है वो शून्य आएगा। तो यहाँ दरअसल में हम x माइनस जो है वो x बार या x c कह सकते हैं। तो x माइनस एक्स सी का जोड़ जो है वो जीरो होता है। एक्स सी जो है वो हमारी जो प्रतिपूर्ण रेखा है उसके मूल्यों को बताता है, और x जो है एक्चुअल मूल्य को बताता है। तो कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ x एंड जो है एक्चुअल वैल्यू ऑफ x का अंतर जो है वो शून्य होगा, उसका जोड़ जो है वो शून्य होगा, और उसके स्क्वायर का योग जो है वो न्यूनतम होगा, इसलिए इसको न्यूनतम वर्ग रीति बोलते हैं। दूसरी रेखा जो है y की x पर प्रतिपूर्ण रेखा को बताती है। तो अगर इस तरह से आप जो है वो दोनों प्रतिपूर्ण रेखाओं के बारे में पढ़िए। इन प्रतिपूर्ण रेखाओं का निर्माण किस तरह से होता है,
इसके लिए हमें प्रतिबंध समीकरणों का निर्धारण करना होगा, और प्रतिबंध समीकरण किस प्रकार से बनते हैं ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू।